सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस विद अर्चना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 4 इन्फेक्शन कंट्रोल के, जिसका नाम है डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन। इन दोनों को ही जो है हमने डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले बोला डिसइंफेक्शन, तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई भी नॉन लिविंग थिंग, इनएनिमेट का मीन्स नॉन लिविंग, तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर से हम डस्ट को रिमूव कर रहे हैं या फिर जर्म्स को रिमूव कर रहे हैं थ्रू उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डिसइंफेक्शन। मीन्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या फिर सरफेसेस के ऊपर से हम क्या कर रहे हैं? हार्मफुल या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमारे पास यूजुअली विदाउट डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरियल स्पोर्स, मीन्स इसके अंदर जो बैक्टीरिया के स्पोर्स है ना, वो किल नहीं होते। ठीक है, हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो है वो कुछ है ना स्पोर्स बना लेता है, जो उसको क्या करता है? अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर हेल्प करता है रहने के लिए। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन जो है वो उन स्पोर्स को किल नहीं कर पाता, बैक्टीरिया फिर भी जो है वहाँ पे उनके स्पोर्स जो है फिर भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यही होता है डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट बोला टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो दो तरीके से हमने करना है इसको, बेस्ड ऑन लेवल एंड बेस्ड ऑन मेथड। ठीक है, तो लेवल के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है, लो लेवल का डिसइंफेक्शन, इंटरमीडिएट लेवल या फिर हाई लेवल। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि लो लेवल का है ये डिसइंफेक्शन जो है, लो लेवल का है तो मीन्स ये कम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर पा रहा होगा, राइट। हाई लेवल का है तो ये ज़्यादा जो मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर पा रहा होगा। इंटरमीडिएट है मीन्स ज़्यादा ना ही हाई लेवल है ना ही लो लेवल है, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट लेवल। अंडरस्टैंड? तो लो लेवल में क्या बोला? किल मोस्ट वेजिटेटिव बैक्टीरिया, मीन्स मोस्टली जो बैक्टीरिया है ना उनको किल कर देता है, और कुछ वायरस को और कुछ फंगे को भी। ठीक है, यही बोला कि ये कैसे होते हैं? लिस्ट पावरफुल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल जो है ये क्या कर देता है? माइकोबैक्टीरियम, जो हमारा बैक्टीरिया होते हैं ना उसको भी किल कर देता है, साथ में मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, साथ में वायरस और फंगी भी जो है किल हो जाती है। ये हमारे पास मोर पावरफुल होता है देन लो लेवल। लो लेवल से थोड़ा ज़्यादा जो है ये पावरफुल होता है। अभी आप इनमें मत रखना कि वेजिटेटिव बैक्टीरिया क्या है ना, तो सिर्फ आपको ये करना है कि याद करना है कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो यहाँ पे किल हो रहे हैं। ये जो ना स्टेजेस होती हैं बैक्टीरिया की, जर्मिनेटिव स्टेज, वेजिटेटिव स्टेजेस। ठीक है, फिर आता है हाई लेवल। हाई लेवल में क्या बोला? ये सारे तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स। तो वही बोला कि डिसइंफेक्शन है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबको जो है किल कर देते हैं, लेकिन जो हमारे बैक्टीरिया के स्पोर्स है ना वो यहाँ पर भी जो है किल नहीं होते। इनको किल करने के लिए हमें स्टेलाइजेशन जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, और ये क्या है? मोस्ट पावरफुल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन मेथड। मेथड के बेसिस पे दो तरीके के डिसइंफेक्शन हो सकता है, फिजिकल या फिर केमिकल। तो फिजिकल के अंदर हम हीट के अंदर बॉइलिंग या फिर पास्चराइजेशन। ठीक है, हम बॉईल कर रहे हैं, मान लो मिल्क है या फिर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो क्या है? उसके जर्म्स जो है वो किल हो रहे हैं ना, तो वो क्या है? फिजिकल मेथड है। हीट का हम यूज़ कर रहे हैं, साथ में रेडिएशन यूवी रेज का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो केमिकल्स हमारे पास जैसे क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर, एल्कोहल एटसेट्रा, ये हमें आगे अभी फर्दर डिटेल्स के अंदर पढ़ने हैं, राइट। नेक्स्ट आता है डिसइंफेक्टेंट। तो देखो डिसइंफेक्शन तो एक प्रोसेस थी जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? जर्म्स को रिमूव कर रहे हैं ना, तो जिसका यूज़ करके हम ये प्रोसेस कर रहे हैं वही क्या है? डिसइंफेक्टेंट। मीन्स जिन हम केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करके क्या कर रहे हैं? जर्म्स को किल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप घर में क्या यूज़ कर रहे हो? जैसे लाइजोल वगैरह यूज़ कर रहे हो अपने फ्लोर को साफ करने के लिए, तो वो एक तरीके का क्या है? डिसइंफेक्टेंट ही है ना। सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर एल्कोहल प्रेजेंट है, तो वो भी क्या एक डिसइंफेक्टेंट है, राइट। तो क्या है? इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस यूज टू डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और सरफेसेज। मीन्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर किसी सरफेसेस को क्लीन करने के लिए या फिर वहाँ से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? केमिकल सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं, जिसको हमने क्या बोला है? डिसइंफेक्टेंट। अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट, कि कितने तरीके के जो है डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अल्कोहल। अल्कोहल के टाइप आते हैं, इथाइल अल्कोहल हो सकता है या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो सकता है, और इनकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? 70% जो है अल्कोहल की कंसंट्रेशन जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब आपको करना है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मीन्स ये काम कैसे करता है। तो ये क्या करता है? जब भी हम क्या करते हैं अल्कोहल का डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, तो ये अल्कोहल क्या करता है? जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर
अंदर क्या है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हो गए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी ना, तो ये जो अल्कोहल है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन को जो है डिस्टर्ब कर देगा, डैमेज कर देगा, साथ में इन प्रोटीन्स को डीनेचर कर देगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइक्रोब्स जो है वो किल हो जाएंगे, है ना। तो यही है, डीनेचर करना मीन्स जो उनका स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का वो जो है डैमेज हो जाएगा, अब स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, उनका फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, फिर अल्टर हो जाएगा। तो वही है कि डीनेचर करेगा प्रोटीन को, डिस्टर्ब करेगा सेल मेम्ब्रेन को। यूजेस करने, अब हैंड सैनिटाइजर के अंदर यूज़ होता है, स्किन एंटीसेप्टिक इंजेक्शन से पहले जो है हम इसको यूज़ करते हैं स्किन को साफ करने के लिए। स्मॉल सरफेस डिसइंफेक्शन में जो छोटे मोटे सरफेस है या फिर इक्विपमेंट है उनको क्लीन करने के लिए हम क्या इसका यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल का। एग्जाम्पल थर्मोमीटर। सो नेक्स्ट आपका आता है हेलोजन। सो मैंने आपके जो नोट्स है ना वो बिल्कुल फ्लो चार्ट्स के अंदर बनाए हैं ताकि आपको जो है वो क्लियरली याद हो जाए, राइट। ठीक है, तो क्लोरीन कंपाउंड के एग्जांपल हमारे पास देखो, हेलोजन के अंदर दो आते हैं, क्लोरीन कंपाउंड हो सकते हैं या फिर आयोडीन कंपाउंड हो सकते हैं, है ना। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा हेलोजन्स 11th-12th क्लास के अंदर कि हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। तो हमें यहाँ पे दो पढ़ने हैं, क्लोरीन कंपाउंड और आयोडीन कंपाउंड। तो क्लोरीन कंपाउंड के अंदर हमारे पास एक तो क्लोरीन ही हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट हो सकता है। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, जब भी हमारे पास क्या है, क्लोरीन और वाटर जो है आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, हाइपोक्लोरस एसिड मीन्स HOCl का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या करेंगे, जो हमारे माइक्रोब्स है ना उसके प्रोटीन को ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऑक्सीडाइज करने यहाँ पे आपको सिर्फ इसका मतलब यही समझना है कि ऑक्सीडाइज का मतलब डैमेज होता है। ठीक है, अब आपको केमिस्ट्री वाले उसके अंदर नहीं घुसना, सिर्फ इसका मतलब क्या है, डैमेज कर देगा माइक्रोबियल प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से हमारे माइक्रोब जो है किल हो जाएगा या फिर उनका इनएक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है, ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्शन में हम पीने के पानी के अंदर जो है हम इसको डाल सकते हैं ताकि जो हमारा वाटर जो है डिसइंफेक्ट हो सके। फ्लोर या सरफेसेस को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं हम, स्विमिंग पूल्स के अंदर भी किसको डालते हैं, क्लोरीन को डालते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आयोडीन कंपाउंड। आयोडीन कंपाउंड के एग्जांपल है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, पोविडोन आयोडीन या फिर आइडोफोर्स जिसको हम बोलते हैं बिटाडीन। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन जो है इनका सेम ही रहेगा कि ये भी क्या कर रहा है, हमारे माइक्रोबियल कंपोनेंट्स को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखो, अगर आपको ये मोड ऑफ एक्शन नहीं याद रहे ना तो मैं अभी आपको कराऊंगी ये शॉर्ट के अंदर कि आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेम ही रहेगा कि इसके प्रोटीन को डैमेज कर देगा, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, DNA RNA वो डैमेज हो जाएंगे या फिर एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर बिल्कुल आपको फिक्स याद ना हो तो वो आप लिख देना। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कर देगा माइक्रोबियल कंपोनेंट्स को, प्रोटीन्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा माइक्रोब्स क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इसके यूजेस क्या होते हैं, स्किन एंटीसेप्टिक्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन मीन्स ऑपरेशन से पहले स्किन को क्लीन करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मेनली ये जो है एंटीसेप्टिक के लिए ही यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिनोलिक कंपाउंड। जो हमारे फिनॉल्स होते हैं ना ये भी क्या है, डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे फिनोलिक कंपाउंड्स के अंदर, सबसे पहले आता है फिनॉल, सेकेंड आता है क्रिसोल। क्रिसोल के टाइप्स होते हैं ऑर्थो क्रिसोल, ओ मीन्स ऑर्थो, ठीक है, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। ठीक है, ये हमारे पास लाइजोल की तरह यूज़ होता है हमारे फ्लोर्स की क्लीनिंग के लिए। फिर नेक्स्ट आता है क्लोरोजाइलेनोल। ये क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ डेटोल। डेटोल के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे पास कौन सा पाया जाता है, क्लोरोजाइलेनोल। ठीक है, तो फिनोलिक कंपाउंड के अंदर 3 एग्जाम्पल आपको करने हैं, फिनोल, क्रिसोल और क्लोरोजाइलेनोल। ठीक है, फर्स्ट यूज इन सर्जरी बाय जोसेफ लिस्टर मीन्स जोसेफ लिस्टर ने सबसे पहले जो है सर्जरी के अंदर यूज़ किया था फिनोल को। ठीक है, एंटीसेप्टिक के तौर पे। ठीक है, सर्जरी के अंदर सबसे पहले यूज़ किया था जोसेफ लिस्टर ने। फिर आता है इसका मोड ऑफ एक्शन, तो वही ये क्या कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, डिसरप्ट कर देगा, प्रोटीन्स को डीनेचर कर देगा, जिसकी वजह से हमारे माइक्रोब्स जो है वो किल हो जाएंगे। तो इसके यूजेस क्या है, फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए, फ्लोर्स को क्यों, हमने बोला कि ये लाइजोल की तरह यूज़ हो रहा है क्रिसोल। ठीक है, वॉल्स को क्लीन करने के लिए, फर्नीचर को क्लीन करने के लिए या फिर हॉस्पिटल सर्फेसेस को क्लीन करने के लिए लाइक फ्लोर्स वगैरह। ठीक है, फिर एंटीसेप्टिक की तरह भी जो है ये यूज़ होता है। अभी हमने पढ़ा कि फिनोल जो है सबसे पहले यूज़ हुआ था, जोसेफ लिस्टर ने इसको यूज़ किया था। मीन्स पहले ये यूज़ किया जाता था लेकिन अब जो है रेयरली यूज़ होता है एज एन एंटीसेप्टिक, क्योंकि ये जो है ना बहुत इरिटेशन कॉज करता है। तो अब जो हम इसको यूज़ करने लगे क्लोरोजाइलेनोल को एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्डिहाइड। ये आपका इंपॉर्टेंट है, अगर वैसे तो शॉर्ट नोट आता है डिसइंफेक्शन के ऊपर, लेकिन अलग से अगर टॉपिक आएगा कि एल्डिहाइड के ऊपर आ सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। तो एल्डिहाइड के अंदर आपको दो टाइप्स करने हैं, ग्लूटर एल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ग्लूटर एल्डिहाइड जो है वो हाई लेवल का डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट या फिर स्टेरिलाइजिंग एजेंट। मीन्स ग्लूटर एल्डिहाइड जो है हम दो तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वही जो स्टेरिलाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ होता है, और ये हाई लेवल का होता है। अभी हमने करा था ना लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हाई लेवल, तो ये हाई लेवल का होता है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या करता है, ये हमारे मीन्स जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स है और न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए और आरएनए है ना, उनके साथ जो है रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या करता है, कॉजेज क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन की क्या कर देता है, क्रॉस लिंकिंग, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की क्रॉस लिंकिंग कर देता है। मीन्स जैसे एक तो मान लो हमारे प्रोटीन खुले पड़े थे, है ना, वो प्रॉपरली वर्क कर पा रहे थे, लेकिन क्रॉस लिंकिंग के अंदर जो है वो एकदम से बाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो वर्क नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो यूजेज वही कि हाई लेवल के डिसइंफेक्शन के अंदर ये यूज होता है, जैसे हमारे एंडोस्कोप है, ब्रोंकोस्कोप है, क्योंकि ये जो है हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं ना, एंडोस्कोप है, ब्रोंकोस्कोप है, तो ये जो है इनको हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन की नीड है, ठीक है। तो हीट सेंसिटिव मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट हीट सेंसिटिव है, मीन्स जिसको हम क्लीन करने के लिए हीट का यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्लूटर एल्डिहाइड। समझ में आ गया। फिर ऐसे ही आता है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड एक तो आपने सुना होगा कि जो है हम हॉस्पिटल के अंदर क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं। तो फ्यूमिगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड गैस जो है वो यूज़ करते हैं हॉस्पिटल के रूम्स के अंदर, है ना, ताकि जो है जर्म्स वगैरह वो क्लीन हो जाए, है ना। तो वही है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। तो ये क्या है, केमिकल डिसइंफेक्टेंट, एक डिसइंफेक्टेंट की तरह भी एक्ट करता है ये, साथ में फ्यूमिगेटिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करता है, क्योंकि फ्यूमिगेशन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है। यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ एनक्लोज्ड एरिया मीन्स एक बंद एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि आपको पता भी होगा हॉस्पिटल के अंदर अगर हम फ्यूमिगेशन करते हैं किसी रूम के अंदर, तो वो क्या है हम कुछ टाइम के लिए बंद रखते हैं, है ना। तो वही बोला, तो सेम मोड ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, एल्डिहाइड है, रिएक्ट करेंगे प्रोटीन के साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ, क्रॉस लिंकिंग करवाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो यूजेज वही कि डिसइंफेक्शन ऑफ रूम या फिर एनक्लोज्ड एरिया के डिसइंफेक्शन के लिए यूज होगा ये। साथ में अगर आपको कोई बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो है प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करना मीन्स अगर आप मान लो लैब के अंदर कोई भी स्पेसिमेन जो है क्या कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, तो उसके अंदर भी आप क्या डालोगे, फॉर्मल्डिहाइड डालोगे, ठीक है। तो यही है कि ये इसके यूजेस करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि हमने इसको कितनी कंसेंट्रेशन के अंदर यूज़ करना है। तो ग्लूटर एल्डिहाइड होगा 2%, ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड की कंसेंट्रेशन क्या होगी, हम इसको क्या बोल रहे हैं कि मान लो कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स हमारे पास क्या है, वाटर है ना। तो वाटर के अंदर हम 37 से 40% फॉर्मल्डिहाइड डालते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मलिन। तो हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मलिन मीन्स एक्वस सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मल्डिहाइड कितना डाल रहे हैं, 37 to 40%, ठीक है। तो ये इसकी कंसेंट्रेशन है। नेक्स्ट डिसइंफेक्टेंट हमारे पास आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज का मतलब मैंने अभी बताया कि ये इसमें सिर्फ ये याद करना है कि ये क्या करता है, डैमेज कर देता है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेलुलर कंपोनेंट्स को, उसके डीएनए को, प्रोटीन्स को, ठीक है। वैसे अगर केमिस्ट्री के अंदर जाओ तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। लेकिन अब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर केमिस्ट्री में नहीं जाना, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पैरासिटिक एसिड और पोटाशियम परमैंगनेट मीन्स KMnO4, ये सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कर देते हैं, ठीक है। अभी आप प्लीज़ डिटेल में मत जाना, जितना मैंने कराया उतना करना, कभी आप इनके अंदर फंस जाओ, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है क्या कर देता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज कर देता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज अभी वही कि हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ऑक्सीडेटिव का मीन्स सेलुलर कंपोनेंट्स डैमेज करना, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, एंजाइम है, डीएनए, आरएनए, वो सारे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा माइक्रोब जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसके यूजेस वही कि मेडिकल इक्विपमेंट
और सरफेसेस को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, इन्वायरमेंटल डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो हमारा पैरासिटिक एसिड है, ये जो है हमारे पास हाई लेवल का डिसइंफेक्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं QAC। ये भी हमारे पास क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। तो ये क्या होते हैं, क्वाटनरी अमोनियम क्लोराइड। ये कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए हमने इसको बोला कि कैटाइनिक। कैटाइनिक मीन्स होता है पॉजिटिव। तो कैटाइनिक केमिकल डिसइंफेक्टेंट दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो डिसइंफेक्टेंट है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मेनली क्या करते हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल आएंगे बेंजलकॉनियम क्लोराइड, सिट्रीमाइड, सिटाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, अभी मैंने बोला ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल वॉल उसकी मेम्ब्रेन जो है वो कैसे होती है, सेल मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होकर क्या कर देगा, इस बैक्टीरिया के सेलुलर कंपोनेंट्स को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो ये अटैच टू माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, सेल कंटेंट जो है वो लीक हो जाएगा, मेम्ब्रेन ही डैमेज हो जाएगी तो सेल का कंटेंट जो है वो सारा बाहर आ जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएगा, डाई हो जाएगा। फिर इसके यूजेज जो है मेनली इन्वायरमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है, लाइक वॉल्स, फ्लोर, फर्नीचर, हॉस्पिटल, इन्वायरमेंटल सर्फेसेस। डिसइंफेक्टेंट हमारे पास आता है सोल्ट ऑफ हैवी मेटल्स, यहाँ पे मेटल्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, ये हैवी मेटल्स के सोल्ट जो होते हैं वो भी डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट करते हैं। मीन्स जैसे हैवी मेटल हमारे पास क्या दे रखा है, सिल्वर नाइट्रेट, जैसे AgNO3, ये सिल्वर है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, एक सोल्ट है सिल्वर और नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से मिलके क्या बना है, ये AgNO3 बना है। तो ये क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हैवी मेटल जो है प्रेजेंट है, लाइक हमारा सिल्वर जो है वो प्रेजेंट है। सिल्वर क्या है, एक हैवी मेटल है ना, तो वही बोला कि सोल्ट ऑफ हैवी मेटल जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होंगे। सिल्वर नाइट्रेट है, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड है, HgCl जो हमारे पास होता है मर्करी क्लोराइड, कॉपर सल्फेट है, CuSO4, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, जो ये हमारे हैवी मेटल के आयंस है, आयंस मीन्स अगर इसको हम तोड़ेंगे Ag+ और NO3- के अंदर टूटेगा, तो जो ये हमारे हैवी मेटल्स के आयन है ये क्या करेंगे, हमारे माइक्रोब्स के एंजाइम या प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे, और जिसकी वजह से ये हमारे एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो ये काम नहीं करेंगे। फिर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, या फिर जो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या आते हैं, जो हमारे सिल्वर के सॉल्ट होते हैं वो मेनली हमारे वूंड या फिर स्किन केयर के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि सल्फर डायजीन ये एक ऑइंटमेंट होती है जिसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, अगर कोई बर्न वाला पेशेंट है ना, तो किसी तरीके के वूंड या फिर स्किन केयर के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। कॉपर सल्फेट को हम यूज़ एन एल्गीसाइड टू कंट्रोल एल्गी इन वाटर, मीन्स अगर हम क्या है पानी के अंदर इसको डालते हैं, जिसकी वजह से जो एल्गी होती है ना वो वहाँ से रिमूव हो जाती है, तो एल्गी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। साथ में ये एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अब 8th पे आती है हमारी डाइज। तो डाइज भी जो है हमारी क्या होती है, एज एन डिसइंफेक्टेंट एक्ट करती है। तो इसके अंदर कुछ हमने करनी है, क्रिस्टल वायलेट डाई है, जैसे एक्रीफ्लेविन है, मिथाइलिन ब्लू है, ये सारे डाइज के नाम हैं। तो ये डाई क्या करती है, हमारी इंटरफियर विद माइक्रोबियल सेलुलर प्रोसेस, मीन्स हमारे जो माइक्रोब्स हैं उसकी सेल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही हैं, है ना, एनर्जी बनना, उसकी ग्रोथ होना, मल्टीप्लिकेशन होना, तो उनके साथ ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन दोनों इनहिबिट हो जाएंगी, रुक जाएंगी, ठीक है। तो यूजेस जो है, यूज एन एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होगा। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, और लैब स्टेनिंग। अब डाइज है, तो डाइज मैंने आपको करवाया था, जो स्टेनिंग वाला चैप्टर है ना, टॉपिक है, तो उसके अंदर मैंने आपको डाइज करवाई थी। तो ये डाइज जो है स्टेनिंग के लिए भी जो है यूज होती हैं। सो अब हमारा डिसइंफेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। सॉरी, इस पे ना पानी गिर गया, तो ये क्या है, स्टेरिलाइजेशन है ना, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो अभी हमने डिसइंफेक्शन के अंदर देखा था कि ये जो है ना बैक्टीरिया के स्पोर्स को किल नहीं कर पाता, है ना, लेकिन हम स्टेरिलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, बैक्टीरिया के स्पोर्स भी जो है यहाँ पे किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के अंदर में, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं।
तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स। मीन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, साथ में उनके बैक्टीरियल स्पोर्स भी जो है वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल। ठीक है, तो अब इसके पर्पस क्या है, टू कंप्लीट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, टू मेक इंस्ट्रूमेंट सरफेसेस या फिर मटेरियल टोटली फ्री फ्रॉम जर्म्स। मीन्स किसी इंस्ट्रूमेंट को, सरफेस को या फिर किसी मटेरियल को बिल्कुल फ्री फ्रॉम जर्म्स हमने बनाना है, तो हम क्या यूज़ करें, स्टेरिलाइजेशन। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन। मीन्स आपको एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट नोट भी आ सकता है या फिर 15 मार्क्स का भी जो है आपका स्टेरिलाइजेशन आ सकता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लेना और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के अंदर हमारे पास 2 मेथड आते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल मेथड और फिर आता है हमारा केमिकल मेथड। ठीक है, तो फिजिकल मेथड के अंदर हम या तो हीट यूज़ कर सकते हैं, रेडिएशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। 3 याद करने हैं, हीट, रेडिएशन एंड देन फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब हीट के अंदर भी आपकी 2 तरीके की हीट होगी, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। तो मैं अभी आपको समझा देती हूँ ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। तो ड्राई से ही पता लग रहा है कि सूखी होगी वो एयर। मीन इसके अंदर कैसी हम ड्राई और हॉट एयर जो है वो यूज़ करेंगे, ड्राई और हॉट एयर यूज़ करेंगे। मीन्स इसके अंदर किसी भी तरीके का मॉइस्चर जो है प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल स्टीम है, स्टीम होती है तो वो भी तो गर्म होती है ना, लेकिन इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट है ना। तो मॉइस्चर जिसके अंदर प्रेजेंट होगा तो ये क्या है, मॉइस्ट हीट। स्टीम क्या है हमारी, मॉइस्ट हीट। मीन्स जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो होगी मॉइस्ट हीट, और जो बिल्कुल ड्राई और हॉट एयर होगी वो कैसे होगी, ड्राई हीट। होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब ड्राई हीट के अंदर भी आपको 4 मेथड करने हैं। ये फ्लो चार्ट याद कर लेना, आपको आगे का अच्छे से समझ आएगा। फिर ड्राई हीट के अंदर 4 मेथड आएंगे, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। ठीक है, मॉइस्ट हीट के अंदर आपको करने हैं 3 कि टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, इसके भी फर्दर टाइप से अभी हम आगे करेंगे, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेडिएशन के अंदर हम 2 तरीके की रेडिएशन यूज़ करेंगे, एक तो नॉन आयनाइजिंग, एक होता है आयनाइजिंग। ठीक है, नॉन आयनाइजिंग के अंदर 2 आएंगे, इंफ्रारेड रेज और यूवी रेज। आयनाइजिंग के अंदर आएंगे 2, एक्सरे और गामा रेज। ऐसे फिल्ट्रेशन के अंदर आपको 3 करने हैं, डेप्थ फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड एयर फिल्टर। देन हमारे पास आएगा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर 2 हो सकते हैं, गैस स्टेरिलाइजेशन या फिर लिक्विड स्टेरिलाइजेशन। एक तो फॉर्मल्डिहाइड, अभी मैंने बताया था फॉर्मल्डिहाइड को हम एज एन डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एज एन स्टेरिलाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड मीन्स जो हमारी ETO गैस है, दोनों ही जो है गैस स्टेरिलाइजेशन के अंदर यूज़ होती हैं। लिक्विड के अंदर आप जो है वो अभी हमने डिसइंफेक्शन के अंदर किया है वही सारे जो आपने लिखनी है। ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल, हेलोजन एटसेट्रा। सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल मेथड। तो अभी मैंने बताया फिजिकल मेथड में आपने हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं हीट को। तो हीट के अंदर ड्राई हीट थी और मॉइस्ट हीट थी। तो ड्राई हीट के अंदर देखो कि ये फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन अभी कर चुके हैं कि कैसा मेथड है, ये फिजिकल मेथड है। यूज़ हॉट एयर विदाउट मॉइस्चर, ये मैंने बता दिया कि हॉट एयर यूज़ करते हैं बिना किसी मॉइस्चर के। और इसके अंदर जो है हमें हाइयर टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है। मान लो हॉट एयर है तो हाइयर टेम्परेचर होगा ही, लॉन्गर टाइम जो है इसके अंदर लगेगा देन मॉइस्ट हीट। ठीक है, मॉइस्ट हीट से जो है लंबा टाइम इसके अंदर लगता है। इसके अंदर 4 मेथड आते हैं, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। तो सबसे पहले आता है रेड हीट। ठीक है, तो रेड से ही समझ में आ रहा है कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्टेरिलाइज कर रहे हैं ना, तो हम उसको डायरेक्टली फ्लेम के अंदर रख रहे हैं और उसको तब तक हम फ्लेम के अंदर रख रहे हैं जब तक वो बिल्कुल रेड ना हो जाए। अब मैं इसको बाहर कब निकालूंगी, जब ये पूरा रेड ना हो जाए, है ना, जब तक हम इसको निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो रेड हीट मीन्स इट इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ फ्लेम अंटिल इट ग्लोज रेड। मीन्स हमने उस ऑब्जेक्ट को तब तक फ्लेम के अंदर हीट करना है जब तक वो रेड ग्लो नहीं करने लग जाती, रेड नहीं हो जाती। ठीक है, इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो 600 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है ना। तो ये क्या कर देता है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंस्टेंटली किल कर देता है, इंक्लूडिंग स्पोर्स भी जो है यहाँ पे किल हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे इसके अंदर इनोकुलेटिंग लूप या फिर नीडल्स या फिर जो हमारे फोर्सेप या फिर सीजर्स की टिप है, वो जो हम रेड हीट के थ्रू जो है क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग के अंदर हमें देखो क्या करना है, इसके हम डायरेक्ट फ्लेम के अंदर नहीं रखेंगे, सिर्फ हम जो है क्या करेंगे, फ्लेम के ऊपर से इसको पास करेंगे, ठीक है। तो पासिंग इंस्ट्रूमेंट थ्रू फ्लेम विदाउट गेटिंग इट रेड, ठीक है, बिना रेड मीन्स ज़रूरी नहीं कि उसको हमने रेड करना है, ठीक है। तो बस सिर्फ क्या करना है, उसको पास करना है हमने। आर्टिकल इज एक्सपोज टू डायरेक्ट फ्लेम फॉर शॉर्ट पीरियड, मीन्स हमने जो है डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर उसको एक्सपोज करना। मान लो यहाँ पे आपकी जो है कैंडल जल रही है ना, और फिर आप उसको क्या कर रहे हो, डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर जो उसको पास आउट कर रहे हो। तो आर्टिकल इज एक्सपोज टू डायरेक्ट फ्लेम फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए हम इसको करते हैं। जैसे हमारी ग्लास स्लाइड हो गई, कवर स्लिप हो गई, या फिर स्मॉल मेटल के इंस्ट्रूमेंट हो गए, ठीक है। जैसे हमने कल्चर मीडिया के अंदर करा था ना कि हमने इनोकुलेटिंग लूप को जो है स्टेरिलाइज करना है, वहाँ पे हमने सिर्फ फ्लेमिंग करके जो है इनोकुलेटिंग लूप को स्टेरिलाइज किया था, लेकिन मेन जो हम किससे करते हैं उसको, रेड हीट से, ठीक है। फिर आते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा कोई भी मटेरियल है ना, हम उसको इतना बर्न करते हैं, मीन्स उसको जला देते हैं बिल्कुल, जब तक वो ऐश ना बन जाए, मीन्स राख बना देना किसी भी चीज़ को, है ना। तो इट इज़ अ मेथड इन विच कंटामिनेटेड मटेरियल, जो हमारा कंटामिनेटेड मटेरियल, मान लो हमारी जो सोइल्ड ड्रेसिंग है ना, कॉटन स्वैब वगैरह जो हैं, उनको हम जो है स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कंटामिनेटेड मटेरियल इज कम्प्लीटली बर्नड, इसमें कम्प्लीटली जला देते हैं। मटेरियल इज रिड्यूस टू ऐश, ऐश होता है राख, है ना, राख बना देते हैं उसका। डिस्ट्रॉय मटेरियल बाय कम्प्लीटली बर्निंग, कम्प्लीटली जो उसको बर्न कर देते हैं। एग्जाम्पल वही कि हमारी इन्फेक्टेड ड्रेसिंग है, डिस्पोजेबल आइटम लाइक पॉलीथीन वगैरह है, हमारा पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट कौन सा होता है, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है, ठीक है। कोई मान लो ब्लड से रिलेटेड कोई चीज़ है, मान लो जैसे प्लेसेंटा है ना, तो जो हमारी बॉडी से रिलेटेड वेस्ट होगा सारा, तो वो सारा चीज़ें हम क्या करेंगे, इंसिनरेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर, या फिर आप गूगल सर्च करना, या फिर मैं आप फोटो लगा दूंगी ना, तो उसमें आप देखना कि एक तरीके की मशीन होती है। हॉट एयर ओवन क्या है, एक तरीके की मशीन है जिसके अंदर क्या होती है, जो हमारी हॉट एयर है ना, वो सर्कुलेट करती रहती है इसके अंदर, है ना। और यहाँ पे जो है हम क्या रख देते हैं, आर्टिकल्स को रख देते हैं। अब वो आर्टिकल्स इन हॉट एयर के अंदर रहेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, हमारे आर्टिकल स्टेरिलाइज हो जाएंगे। तो मीन्स इसके अंदर हम प्रॉपरली एक मशीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट अपरेटस, अपरेटस बोल लो, मशीन बोल लो, फॉर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट का मेथड है ये, है ना। तो इट यूजेज सर्कुलेटिंग हॉट और ड्राई एयर, इसके अंदर क्या होते हैं, हॉट और ड्राई एयर जो है वो सर्कुलेट करती रहती है। सुटेबल ऑफ मटेरियल दैट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, मीन्स हम उन मटेरियल को इसके अंदर रखते हैं जो क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्टैंडर्ड है हमारे पास कि हमने कितना टेम्परेचर और कितना टाइम यूज़ करना है। तो 160 से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस हम यूज़ करेंगे फॉर 1 to 2 आवर। एग्जाम्पल हमारे ग्लास वेयर्स हैं, कांच की जो चीज़ें हैं, मेटल के इंस्ट्रूमेंट जैसे फोर्सेप है, सीजर्स है, पाउडर है, ऑयल्स है, फैट है, ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर स्टेरिलाइज करते हैं। सो अब हमारे पास क्या है, ड्राई हीट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉइस्ट हीट। तो मॉइस्ट हीट मैंने अभी बताया कि इसके अंदर हमारे जो है मॉइस्चर जो है प्रेजेंट होगा, लाइक स्टीम एक्सेट्रा। तो इट यूज़ वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, मीन्स इसके अंदर हम वाटर या फिर हॉट वाटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टीम जो है वो यूज़ करते हैं। और ये जो है मोर इफेक्टिव होता है ड्राई हीट से, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 3 किए थे कि टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बिलो में क्या आता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, पास्चुराइजेशन और इंस्पिशेशन, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे हम यूज़ करते हैं बॉइलिंग और टिंडलाइजेशन, और अबव 100 डिग्री सेल्सियस में हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेविंग, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन हमें पता ही होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये स्पेशली जो है मिल्क के लिए यूज़ होता है। वैसे तो और भी लिक्विड के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है मिल्क के लिए यूज़ होता है कि हम मिल्क को जो है क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, हीट करते हैं कंट्रोल टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जर्म्स है, वो किल हो जाते हैं। तो इट इज़ कंट्रोल हीटिंग प्रोसेस यूज्ड मेनली फॉर मिल्क, मेनली जो है मिल्क के लिए यूज़ होता है, और इसके अंदर कंट्रोल्ड हीटिंग यूज़ करते हैं, मीन्स हम यहाँ पे कंट्रोल टेम्परेचर जो है यूज़ करते हैं बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या करता है, पैथोजेनिक
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। तो इसके अंदर मेथड हमारे पास 3 मेथड आते हैं, होल्डर मेथड, फ्लैश मेथड और अल्ट्रा हाई मेथड। इसके अंदर सिर्फ आपको जो है इनका टेम्परेचर और टाइम याद करना है कि इसके अंदर हम 63 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं 30 मिनट्स तक, ठीक है। फ्लैश मेथड में हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है, 72 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं 15 सेकेंड्स के लिए। मीन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। अल्ट्रा हाई मेथड के अंदर आपने टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया 135 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक, और ये हम फ्यू सेकंड्स के लिए ही यूज़ करते हैं। एग्जांपल हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है। तो अब देखो हमने क्या करा, पास्चराइजेशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आता है इंस्पीशिएशन, ठीक है। तो इंस्पीशिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो आपका एग है ना, तो एग के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है ना। तो जैसे ही आप उसको हीट करते हो, है ना, तो वो क्या हो जाता है, एक हार्ड या फिर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसी तरीके की प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पीशिएशन, कि हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को हीट करके उसको सॉलिड सब्सटेंस या फिर सेमी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको थिक कर रहे हैं, है ना। जिसकी वजह से क्या होंगे, जो भी उसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन्स वगैरह हैं, वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे और हमारे जो है वो कोआगुलेट हो जाएंगे। कोआगुलेट मीन्स इकट्ठा हो जाना। अब वो इकट्ठे हो रहे हैं तभी तो वो एक सॉलिड सब्सटेंस के अंदर बन रहे हैं ना। तो वही बोला कि जब हम उसको हीट करेंगे तो हमारे प्रोटीन जो है डीनेचर हो जाएंगे और कोआगुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है इंस्पीशिएशन। और इसको जो है ना हम 2 से 3 घंटे, चलो इसको मैं अभी आगे समझाऊंगी क्योंकि पहले इसको समझो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिकनिंग ऑफ फ्लूइड इनटू सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड। मीन्स आप क्या कर रहे हो, फ्लूइड को थिक कर रहे हो सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड के अंदर। ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कोआगुलेटिंग एंड डीनेचरिंग स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। मीन जो हमारे प्रोटीन्स है ना उनको कोआगुलेट कर देगा, डीनेचर कर देगा। दिस मेथड यूज टू स्टेरिलाइज स्पेशल कल्चर मीडिया। देखो जब मैंने आपको कल्चर मीडिया करवाए थे तो उसके अंदर कुछ स्पेशल कल्चर मीडिया करवाए थे, है ना, जिसके अंदर हम किसी के अंदर हम एग यूज़ कर रहे हैं, सीरम यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो जो है कल्चर मीडिया को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ होता है इंस्पीशिएशन, ठीक है। क्योंकि ये जो कल्चर मीडिया होते हैं ना वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए हम जो है कंसेक्यूटिव डेज पे, जो अभी मैं यहाँ पे समझा रही थी ना, हम इसको जो है लगातार 2 से 3 दिन तक जो है इसको करते हैं, है ना। लगातार 2 से 3 दिन हम इसको करेंगे, ठीक है। बिकॉज इट मीडिया कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर ये टॉलरेट नहीं करते। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, हीट एट 75 to 80 डिग्री सेल्सियस। हमने 75 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है और 2 से 3 घंटे तक जो उसको हीट करना है, ठीक है। और ये हमने 3 डेज तक, कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार 3 दिन जो है हमने इसको क्या करना है, रिपीट करना है, जिसकी वजह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो बिलो हो गया, अब टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस 2 आते हैं, बॉइलिंग एंड टिंडलाइजेशन। तो देखो बॉइलिंग आपको पता ही हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मली किसी चीज़ को बॉईल कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग जो है हमारे पास जो है ज़्यादा जो है जर्म्स को क्लीन नहीं कर पाता, रिमूव नहीं कर पाता, है ना। तो इसको हम नॉर्मली हाउस होल्ड वर्क के अंदर यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर कब हम इसको यूज़ करते हैं, जब कोई और मेथड हमारे पास अवेलेबल ना हो, रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो हीटिंग वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस टू किल जर्म्स। 100 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं। ये क्या कर देता है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस को किल कर देता है, लेकिन स्पोर्स को किल नहीं कर पाता, बट डजंट रिलायबली किल स्पोर्स। इट इज जनरली कंसिडर्ड अ मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। मीन्स ये जनरली जो है डिसइंफेक्शन का मेथड होता है रेदर देन स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे हम इसको कब यूज़ करें, बेबी की बोटल्स को क्लीन करना, है ना, जो जिसके अंदर बेबी दूध पीता है उन बोटल्स को क्लीन करते हैं। फीडिंग यूटेंसिल जिनके अंदर खाना खा रहे हैं, है ना, हाउस होल्ड आर्टिकल्स के अंदर जो है हम बॉइलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास टिंडलाइजेशन। तो इसको हम जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर पढ़ते हैं ना। तो एक स्टेरिलाइजेशन का मेथड होता है जिसके अंदर हमारा स्टीम अंडर प्रेशर यूज़ होता है ना, स्टीम प्रेजेंट होती है और कुछ जो है वहाँ पे प्रेशर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे माइक्रोब्स को जो है किल कर देता है, इंक्लूडिंग स्पॉट्स को भी, है ना। तो यही देखो कि हम अबव 100 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर जो है ना स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक प्रेशर होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है। तो वो आपको याद करना है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 121 डिग्री सेल्सियस हमारे पास होता है। 121
21 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको यूज़ करते हैं। प्रेशर जो है 15 psi होता है, मीन्स 15 पास्कल जो है यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर होता है। टाइम जो है 15 to 20 मिनट्स आपने यूज़ करना है। यूजेज जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, कितने जो है वो क्या हो जाते हैं, वो कितने ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाते हैं, जर्म्स उनके ऊपर लग जाते हैं, तो उसके लिए हम ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। ग्लास वेयर है, ग्लास की चीज़ें हैं, ड्रेसिंग या फिर बैंडेज है या फिर शूटेबल जो रबर आर्टिकल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, स्टीम अंडर प्रेशर, कि हमने यहाँ पे यूज़ क्या करना है, स्टीम अंडर प्रेशर। देखो इसका मतलब क्या है, प्रेशर अलाउ स्टीम टू रीच अ टेम्परेचर अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर हम जो है प्रेशर देंगे, है ना, तो प्रेशर से क्या होगा, जो हमारी स्टीम है ना उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से अबव जाएगा। प्रेशर देने की वजह से स्टीम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें बढ़ा नहीं है, अबव 100 डिग्री सेल्सियस करना है, तो ये प्रिंसिपल हमारे पास है पहला। फिर बोला स्टीम पेनिट्रेशन, मीन्स मान लो हमने क्या करना है, इसको स्टेरिलाइज करना है, तो जब इसके अंदर प्रॉपरली स्टीम जाएगी तभी तो ये अंदर से भी पूरा अच्छे से स्टेरिलाइज होगा ना। तो वही बोला कि स्टीम मस्ट रीच एवरी पार्ट ऑफ द आइटम के जो है हर एक पार्ट के अंदर जो है ये जाना चाहिए। फिर होता है प्रोटीन डीनेचुरेशन, मीन्स इस स्टेरिलाइजेशन से क्या हो रहा है, जो जर्म्स वगैरह हमारे प्रेजेंट है वहाँ पर, तो उससे क्या होगा, हमारे जो प्रोटीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर कोज कोआगुलेशन एंड डीनेचर ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन। फिर बोला हमारे स्पोर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। प्रॉपर टेम्परेचर एंड एक्सपोजर टाइम डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल स्पोर्स ऑल्सो। फिर हमने बोला कि हम जो है इसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर यूज़ करेंगे। ये कंडीशन जो आपको यहाँ पे दोबारा से लिख देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास था ऑटोक्लेव। हमारा फिजिकल मेथड के अंदर हीट वाला मेथड जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर हम जो है किसी भी मटेरियल को स्टेरिलाइज करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, रेडिएशन का यूज़ कर रहे हैं, किसी टाइप की एनर्जी या फिर रेज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉय बाय रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी में जिसके अंदर क्या है, हमारी रेज जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो है दो तरीके की रेज होती है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, और आती है नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारे पास रेज होती है ना वो हाई एनर्जी की होती हैं और ये जो है हमारे पास लेस एनर्जी की होती हैं। ठीक है, इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो गुड होती है। पेनिट्रेटिंग पावर वही कि ये रेज जो है प्रॉपरली जो है पेनिट्रेट हो जाता है और ये जो है डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इट कैन नॉट पेनिट्रेट डीपली। ठीक है, यूज्ड मेनली फॉर स्टेरिलाइजिंग डिस्पोजेबल मेडिकल आइटम। जो हमारे डिस्पोजेबल मेडिकल आइटम्स है ना, लाइक हमारे ग्लव्स है, सिरिंजेस है, या फिर जो हमारे पास कैथेटर वगैरह है, उन जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे सिरिंज, सर्जिकल ग्लव्स है या फिर कैथेटर है, तो इसके अंदर दो रेज आती है हमारी, गामा रेज और एक्स रेज। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब फ्री रेडिकल्स भी आपको क्या याद रखना है कि ये क्या करते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डैमेज कर देते हैं, प्रोटीन्स को डैमेज कर देते हैं और सेल मेम्ब्रेन को जो है ये क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है कि ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेंगे और फ्री रेडिकल्स का काम क्या है, डीएनए, प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करना। ठीक है, और ऐसे ही जो हमारी नॉन आयोनाइजिंग रेज है इसको हम कहाँ यूज़ करें, जैसे ओटी के अंदर, लैब के अंदर या फिर एयर एंड सरफेसेस के अंदर, कोई भी सरफेस लाइक जो वॉल्स वगैरह है ना उनको क्लीन करने के लिए। तो मेनली यूज फॉर एयर एंड एक्सपोज सरफेसेस। इसके अंदर दो रेज आएंगे, यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, हमारे डीएनए को डैमेज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और ये हमारे पास क्या कर देते हैं, माइक्रोबियल के प्रोटीन या फिर सेलुलर कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट मेथड क्या है, फिल्ट्रेशन मेथड। तो फिल्ट्रेशन से आपको समझ में आ रहा है, लाइक मान लो आप क्या है, छलनी में से चाय को क्या कर रहे हो, छान रहे हो, तो वो क्या है, एक तरीके का फिल्ट्रेशन मेथड है ना, तो यही इसके अंदर करना है। तो इन दिस मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड फ्रॉम लिक्विड, मीन्स हम लिक्विड में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए या फिर किसी एयर, मीन्स एयर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं बाय पासिंग दैम थ्रू अ फिल्टर। मीन्स एक फिल्टर के थ्रू जो है लिक्विड को पास करते हैं, जिसके थ्रू जो है माइक्रो रिमूव हो जाते हैं। एयर का मैंने जो है जब आपको क्या बोलते हैं सेकंड चैप्टर करवाया था ना, जिसके अंदर पीपी वगैरह था, तो उसके अंदर हेपा फिल्ट्रेशन यूज़ किया था हमने। अभी मैं बताती हूँ नेक्स्ट आगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि अब जो हम क्या करें, मान लो छलनी में से आप क्या कर रहे हो, चाय को छान रहे हो, तो मान लो एक तरीके से जो है चाय क्या है, लिक्विड है, और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, आपकी चाय पत्ती है। तो चाय पत्ती क्या है, जो उसके अंदर रुक जाएगी ना छलनी के अंदर, और जो आपका
मीन्स लिक्विड है, काम का लिक्विड है, वो नीचे आ जाएगा। तो वही जो है इसका प्रिंसिपल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ट्रैप्ड बाय फिल्टर अकॉर्डिंग टू द पोर साइज। मीन्स फिल्टर पेपर है मान लो, है ना, फिल्टर है कोई, तो उसके अंदर जो है पोर साइज जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है ना हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रैप होंगे। मीन्स मान लो हमारे पोर्स का इतना छोटा साइज है, तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बिल्कुल ही इसके अंदर से नहीं जा पाएंगे ना, वहीं पे ही ट्रैप हो जाएंगे। तो ये क्या कर देता है, रिमूव करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेदर देन किलिंग देम। मीन्स उनको किल नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, रिमूव करता है। देखो हमारे जो फिल्टर है वो 3 तरीके के हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर, डेप्थ फिल्टर और हेपा फिल्टर। तो मेम्ब्रेन से समझ में आ रहा है कि उसकी जो अपर वाली लेयर है, देखो मैं बताती हूँ कि जो ये फिल्टर होता है ना, इसके ये जो है बहुत पतला सा फिल्टर होता है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो अब छोटे छोटे पोर्स हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वहीं पे रुक जाएंगे ना, उसके सरफेस पे रुक जाएंगे। मान लो ये हमारा फिल्टर है और इसके अंदर इतने छोटे छोटे पोर्स हैं, तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, और वो जो है इसके सरफेस पे रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करके करो कि ये बहुत पतला फिल्टर होता है और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी रिटेन्ड ऑन द सरफेस जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके सरफेस पे ही रुक जाते हैं। मेनली यूज फॉर लिक्विड फिल्ट्रेशन, लिक्विड फिल्ट्रेशन के लिए ये जो है मेनली यूज होते हैं। जैसे हमारी हीट सेंसिटिव लिक्विड है, एंटीबायोटिक का सोल्यूशन है, या फिर जो है सीरम है ना, तो उसको जो है स्टेरिलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर आता है डेप्थ फिल्टर। डेप्थ से ही समझ में आ रहा है कि क्या हो गई, फिल्टर की डेप्थ प्रेजेंट हो गई। फोर मीन्स इसके अंदर क्या है, जो हमारा फिल्टर है ना उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स जो है वो प्रेजेंट हो गई। मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक लेयर को पार कर गया, है ना, फिल्टर की एक लेयर को पार कर गया, तो वो वहाँ पे अटक गया, है ना। फिर मीन्स इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स जो है वो फिल्टर के अंदर प्रेजेंट होती है। फिल्टर है, इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये कैसे होता है, लेयर है तो मोटा होगा, ये थिक होगा, पोरस फिल्टर हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ट्रैप्ड विद इन द डेप्थ ऑफ द फिल्टर। मीन्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास फिल्टर की डेप्थ में फंस जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रैप्ड इनटू द लेयर्स। इनकी लेयर्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे ट्रैप हो जाते हैं, और ये भी जो है लिक्विड फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हेपा फिल्ट्रेशन ये हमारे लिए कब यूज होता है, एयर फिल्ट्रेशन के लिए, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। मैंने बताया था कि 99.9% जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी एयर के अंदर उसको क्लीन कर देता है, ठीक है। तो मेनली यूज फॉर एयर फिल्ट्रेशन। ये रिमूव वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एयर। मीन्स ये बिल्कुल छोटे छोटे जो पार्टिकल है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एयर में से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इसको हम ओटी के अंदर यूज करते हैं, आईसीयू के अंदर या फिर लेबोरेटरीज के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो केमिकल से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर हम कुछ केमिकल्स का यूज कर रहे हैं स्टेरिलाइज करने के लिए ना। तो दीज आर पार्टिकुलरली यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। मीन जिसके अंदर हम हीट का यूज नहीं कर सकते उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर टाइप्स हमने पढ़े थे, 2 होते हैं, गैस यूज कर सकते हैं या फिर लिक्विड। तो गैसेस के अंदर इथाइलिन ऑक्साइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड, लिक्विड के अंदर ग्लूटाल्डिहाइड, पेरासिटिक एसिड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो आपको यूज करना है, ठीक है। के अंदर 2 चीज़ें थी, गैस स्टेरिलाइजेशन एंड लिक्विड स्टेरिलाइजेशन। गैस के अंदर हमने 2 करने हैं, एक तो इथाइलिन ऑक्साइड, सेकंड आता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब मैं जो ये स्टेरिलाइजेशन है ना, केमिकल स्टेरिलाइजेशन सेम थोड़ा जो है डिसइंफेक्शन की तरह होगा, है ना। तो इसको हम थोरोली इसको करेंगे, ठीक है। तो इथाइलिन ऑक्साइड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लो टेम्परेचर गैसियस स्टेरिलाइजिंग एजेंट। मीन्स ये क्या है, गैसियस हमने पढ़ा है कि गैस के अंदर आ रहे, तो गैसियस स्टेरिलाइजिंग एजेंट है जो किस पे वर्क करता है, लो टेम्परेचर पे वर्क करता है, ठीक है। इसकी पेनिट्रेशन क्या है, एक्सीलेंट है। पेनिट्रेशन वही कि किसी भी चीज़ के अंदर, आर्टिकल के अंदर जो है प्रॉपरली ये पेनिट्रेट हो पा रहा है ना, एक्सीलेंट पेनिट्रेशन है इसकी। और ये जो गैस है हमारे पास कैसी होती है, कलरलेस गैस होती है, फ्लेमेबल होती है। फ्लेमेबल मीन्स जिससे थोड़ी जो है ना हीट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ना, आग लगने के चांसेस जो है, फ्लेमेबल जो होता है ना वही होता है। एक्सप्लोजिव गैस मीन्स अब जो है आग लगने के चांसेस है, तो गैस कैसी है, एक्सप्लोजिव है ना, हमें भी जो है ये हार्म कर सकती है। तो सो इट इज़ मिक्सड विद इनर्ट गैसेस। तो हम इस गैस को जो है कुछ इनर्ट गैसेस के साथ मिक्स करते हैं। इनर्ट गैस आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती है जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं ये, है ना। तो हमने इस गैस को जो है इनके साथ मिक्स करना है, जैसे कि हमारी CO2 गैस है, N2 गैस है, इन कंसनट्रेशन ऑफ 10% की कंसनट्रेशन के अंदर, टू मिनिमाइज एक्सप्लोजिव टेंडेंसी ऑफ गैस। क्यों हमने मिक्स किया, ताकि जो उसकी एक्सप्लोजिव टेंडेंसी थी गैस की, है ना, फ्लेमेबल जो गैस थी उसकी टेंडेंसी जो है वो कम हो जाए, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा
किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। मीन्स अल्काइलेशन वही है कि क्रॉस लिंकिंग जो है ये करवा देगा हमारे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। इसके यूजेस क्या, प्लास्टिक इक्विपमेंट है या फिर कैथेटर है, सिरिंजेस है, उनको जो है हम स्टेरिलाइज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट आता है फॉर्मल्डिहाइड। अब मैंने ये आपको डिटेल के अंदर करा दिया है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड अभी हमने करा था कि एक फ्यूमिगेटिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है ना, और इसको हम फॉर्मेलिन जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके साथ जो है हम यूज़ करते हैं इसको, है ना। मिस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 37 से 40% अगर हम फॉर्मल्डिहाइड डालेंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मेलिन, है ना। तो इट कैन बी यूज्ड एज अ गैसियस केमिकल स्टेरिलाइजिंग या फिर डिसइंफेक्टिंग एजेंट। मीन्स ये स्टेरिलाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है और डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। हमने जो है कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करेंगे तो उसके बेसिस पर जो है यूज़ हो जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, वही एल्काइलेटिंग करेगा या फिर क्रॉस लिंकिंग करवाएगा हमारे प्रोटीन के और न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है। एयर को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज होता है सरफेसेस को, वॉल को और फ्लोर्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल लिक्विड केमिकल स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है पैरासिटिक एसिड। तो ये क्या है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी मैंने बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग का मीन्स आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये क्या करता है, डैमेज करना होता है इसका मतलब, है ना। ये हमारे जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनको डैमेज कर देता है, सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, उनको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। और ये भी लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन की तरह यूज होता है, मीन्स लो टेम्परेचर पे ये एक्ट होगा, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन वही कि ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और डैमेज कर देता है प्रोटीन को, एंजाइम को, सेल मेम्ब्रेन को। किसके सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, है ना। तो इसके यूजेस हमारे पास एंडोस्कोप को स्टेरिलाइज करने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, या फिर जो हमारी हीट सेंसिटिव मेडिकल डिवाइसेस हैं जो हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर हम लो टेम्परेचर यूज़ करें तो वो इजीली जो है इसको टॉलरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी जो है हीट सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करता है, फ्री रेडिकल्स जो है प्रोड्यूस करेगा। फ्री रेडिकल का काम क्या है, ऑक्सीडेटिव डैमेज करना, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा तो प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सारी चीज़ें डैमेज हो जाएगी। इसके यूजेस क्या रहेंगे, हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए और एंडोस्कोप को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्लूटाराल्डिहाइड। तो सेम एज डिसइंफेक्शन आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो स्टेरिलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस में क्या है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो डिसइंफेक्शन हमारा काम नहीं कर पा रहा था, जिस चीज़ों में स्पोर्स को किल नहीं कर पा रहा था, वो स्टेरिलाइजेशन कर पा रहा है ना। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, क्रॉस इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा, पेशेंट की सेफ्टी जो है वो मेंटेन होगी, एसेप्टिक कंडीशन जो है यहाँ पे मेंटेन होगी, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे, कुछ मेथड जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और वो क्या, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर देते हैं, जैसे हीट है, मॉइस्चर है, केमिकल्स है, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर देंगे, डैमेज कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास स्किल्ड पर्सनल चाहिए, मीन्स जो स्टेरिलाइजेशन कर रहा है उसको जो है स्किल होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। कुछ मेथड जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और एवरी आर्टिकल, हर एक मटेरियल के लिए जो है सूटेबल नहीं है। तो ये क्या है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये स्टेरिलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। टॉपिक आपका आता है इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। तो इन्वायरमेंट से समझ में आ रहा है कि जो हमारी सराउंडिंग है ना, और क्लीनिंग हम उसको साफ करें, मीन्स जो हमारी सराउंडिंग्स है हम उसको क्लीन कर रहे हैं ना। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट, डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्वायरमेंटल सर्फेसेज। मीन जो हमारे आसपास की सर्फेसेज हैं हम वहाँ से डर्ट, डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, टू मेंटेन क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है क्लीन और सेफ रहे। टू रिड्यूस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन सर्फेसेज, सर्फेसेज पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर रिड्यूस हो जाए। इन्फेक्शन प्रिवेंट हो। टू प्रोवाइड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर, और पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर दोनों को ही जो है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल सके, है ना। क्योंकि क्लीनिंग होगी तभी जो है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर जो है वो रह पाएगा, राइट। फिर आता है की एरियाज इन इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, मीन्स आप इन्वायरमेंट क्लीनिंग कर रहे हो तो वहाँ पे जो आप कौन कौन से एरियाज़ को क्लीन करते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो तरीके के एरियाज़ जो है क्लीन करने हैं, एक तो हाई टच एरिया, दूसरा है लो टच एरिया। तो हाई टच से ही समझ में आ रहा है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा टच करते हैं, है ना, वो जो जिसको हम कॉमनली टच करें हैं, बार बार वो टच हो रहा है ना, तो वो कौन से होंगे, हाई टच एरिया। लो टच एरिया जो मीन्स हमें रेयरली हम उसको टच कर रहे हैं, है ना, और वहाँ पे जो है इन्फेक्शन का रिस्क भी जो है कम है। लाइक हाई टच में बोला सर्फेसेज दैट आर फ्रीक्वेंटली टच, मीन्स जो बार बार जो है टच होंगे बाय पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर। एग्जाम्पल जो बेड की रेल्स हैं या फिर डोर के हैंडल्स हैं, है ना, दरवाजे का जो हैंडल है, लाइट के स्विचेज है या फिर टॉयलेट फ्लश के हैंडल्स हैं, ये सारे कैसे हैं,
हाई टच सरफेसेस। नेक्स्ट लो टच एरियाज के अंदर जो हमारे पास इनफ्रीक्वेंटली टच होंगे, मीन्स उसको हम कभी कभी जो है वो टच कर रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे वॉल्स हैं, है ना, सीलिंग्स हैं, है ना, या फिर कर्टेन्स हैं और जो विंडो के सरफेसेस हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लो टच एरियाज हैं। ठीक है, तो हमने इन एरियाज़ को जो है क्लीन करना है। फिर कहते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इन्वायरमेंटल क्लीनिंग के, कि हमें इसको कैसे क्लीन करना है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आपके पास होता है क्लीनियर टू डर्टियर सरफेस, कि आपको क्लीनियर सरफेस से डर्टियर सरफेस की तरफ जाना है। मीन्स आप एग्जाम्पल से समझो कि आप क्या कर रहे हो, पेशेंट की बेड साइड टेबल और आपका बाथरूम, है ना, तो ये जो है आपका क्लीन होगा ना एज कम्पेयर टू बाथरूम, और ये जो है डर्टियर होगा। तो आपको क्लीन सरफेस से डर्टियर सरफेस की तरफ जाना है, क्योंकि अगर आप ये डर्टियर सरफेस को आपने क्लीन किया, इसको क्लीन करके आप दोबारा से इस वाले सरफेस पे आ रहे हो, तो यहाँ की जर्म्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या सीक्वेंस होती है हमारी, क्लीन सरफेस से डर्टियर सरफेस की तरफ हम जाते हैं। तो स्टार्ट विद क्लीनर सरफेस एंड मूव टुवर्ड कंटामिनेटेड एरिया, मीन्स पहले क्लीन सरफेस से क्लीन करना है और फिर कंटामिनेटेड एरिया पे जाना है। नेक्स्ट बोला हाई सरफेस से लो सरफेसेस के अंदर। हाई सरफेसेस मीन्स जो हाई लेवल पे है, मीन्स उनकी जो हाइट जो है वो ज़्यादा है, हाई, और लो वाले नीचे। क्योंकि जो आप हाइट वाले सरफेस पे जो आप क्लीन कर रहे हो, मान लो ये पेंसिल है, हाई सरफेस पे है ना, तो ये वाला जो आप क्लीन करोगे तो यहाँ से क्लीन करा हुआ जो आपका लो सरफेस पे आएगा ना, लो सरफेस पे डस्ट आ सकता है। तो इसलिए हमने जो है पहले इसको क्लीन करना है, क्योंकि जो नीचे आना होगा वो पहले ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम पहले इसको साफ कर दें और फिर इसको करने लग जाएं तो दोबारा से डस्ट आ जाएगा। तो वही बोले कि हाई सरफेस से लो सरफेस को आपको क्लीन करना है। तो क्लीन हायर सरफेस फर्स्ट, पहले हमने हायर सरफेस को क्लीन करना है। डर्ट, बिकॉज डर्ट एंड डर्ट में फॉल ऑन टू द लोअर सरफेस, क्योंकि डर्ट और डस्ट जो है वो लोअर सरफेस पे आ सकते हैं। एग्जाम्पल टेबल या शेल्फ से आपको क्लीन करना है, देन आपको फ्लोर करना है। ठीक है, यूज अप्रोप्रिएट क्लीनिंग एजेंट, मीन्स आप जिस सरफेस को क्लीन कर रहे हो तो उसके लिए आपने जो है एक अप्रोप्रिएट क्लीनिंग एजेंट जो है वो चूज करना है। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप की कंटामिनेशन में किस टाइप का डिसइंफेक्टेंट यूज करना है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्लीन करना है। तो सेलेक्ट डिसइंफेक्टेंट अकॉर्डिंग टू द सरफेस एंड लेवल ऑफ कंटामिनेशन। लेवल ऑफ कंटामिनेशन मीन्स कितनी ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे और किस तरह की कंटामिनेशन हो रखी है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको चूज करना है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने टाइम्स जो आप क्लीनिंग कर रहे हो, है ना। तो इसके अंदर आप 3 तरह की करोगे। रूटीन क्लीनिंग जो आपकी डेली बेसिस पे होगी, जो आप डेली कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो रूम है उसकी क्लीनिंग आप डेली कर रहे हो, है ना, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हैं, है ना, स्वीपर्स, तो वो क्या है, रूटीन क्लीनिंग है। फिर आती है टर्मिनल क्लीनिंग। टर्मिनल क्लीनिंग कब होती है, जब पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसके बाद जो हम क्लीन करते हैं, बेडिंग वगैरह चेंज करते हैं, तो वो होती है टर्मिनल क्लीनिंग। फिर आते हैं स्पिल क्लीनिंग। तो स्पिल जो है आपने नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है। स्पिल का मतलब होता है कि कोई भी जो है बॉडी से रिलेटेड वेस्ट अगर नीचे गिर जाता है, मान लो आप क्या कर रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे, तो एकदम से ब्लड के छींटे, या फिर आप कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे थे जिसके अंदर ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो क्या होता है, स्पिल होता है। मान लो आप ब्लड के छींटे इसके ऊपर पड़ गए, तो वो क्या होगा, एक तरीके का स्पिल होगा। तो इसको हमने क्या करना है, इमीडिएट क्लीनिंग करनी है ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड्स की। ठीक है, फिर आता है स्पेशल कंसिडरेशन में आपने क्या क्या जो है स्पेशल याद रखना है। तो आपने कलर कोडेड बिन्स का यूज़ करना है, जिस तरीके का वेस्ट है उसी तरीके के बिन के, उसी कलर के बिन के अंदर आप डालोगे, है ना। करेक्ट डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करना है। ड्राई डस्टिंग आपको नहीं करनी, गिल्ला कपड़ा वगैरह जो आपने यूज़ करना है, क्योंकि ड्राई डस्टिंग यूज़ करोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा फैल जाएंगे, है ना। और यूज़ पीपीई इफ नेसेसरी, और नेसेसरी है तो पीपीई किट जो आपने पहननी है, मीन्स आपने ग्लव्स पहन लिए, मास्क पहन लिया, तो ये तो ज़रूरी है ना। तो ये आपकी स्पेशल कंसिडरेशन है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विपमेंट क्लीनिंग, है ना। तो इक्विपमेंट जो आप आर्टिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो पेशेंट के केयर के अंदर या फिर कोई प्रोसीजर करने के लिए, तो उनको आप जो क्लीन कर रहे हो ना, तो वो क्या है, इक्विपमेंट क्लीनिंग। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हेल्थ केयर इक्विपमेंट में, जो आपने पेशेंट को केयर देने के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज़ करे, वहाँ से आप क्या कर रहे हो, डर्ट, ऑर्गेनिक मैटर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपके कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले अपने पीपीई किट पहननी है, लाइक ग्लव्स पहन ली या फिर अदर पीपी जैसे जो रिक्वायर्ड है वो आपने पहन लिया। फिर रिमूव विजिबल डर्ट, सबसे पहले जो मान लो ये इक्विपमेंट है, इसके ऊपर जो पहले दिख रहा है हमें,
मान लो ब्लड लगा हुआ है तो पहले उसको क्लीन कर लो, है ना, रिमूव विजिबल डर्ट। तो जो विजिबल है जैसे रिमूव कर दो ब्लड, बॉडी फ्लूइड या फिर अदर कंटामिनेंट्स को। नेक्स्ट आता है क्लीन द इक्विपमेंट। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, वाटर या फिर डिटर्जेंट, वाटर और डिटर्जेंट का यूज़ करके जो है ना उस इक्विपमेंट को आपने क्लीन कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो वॉश विद अप्रोप्रिएट वाटर एंड डिटर्जेंट, स्क्रब और ब्रश टू रिमूव द डर्ट। मीन्स उसको क्या करो, तो स्क्रब करो या ब्रश करो ताकि जो है डर्ट रिमूव हो जाए, और फिर उसको जो है रिंस थॉरोली विद क्लीन वाटर, फिर उसके ऊपर जो है पानी आप चला दो, ठीक है। तो ये आता है क्लीन द इक्विपमेंट। आपको ये स्टेप अच्छे से याद करने की पी पहननी है ना, विजिबल डर्ट को रिमूव करना है, फिर क्लीन करना है। फिर नेक्स्ट होता है डिसइंफेक्टेंट या फिर स्टरलाइज, जो है हम इन्फेक्ट एंड स्टरलाइज। तो अब हमने क्या करना है, उस इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट या स्टरलाइज करना है अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे इक्विपमेंट यूज़ पे। मीन्स जो हमारा इक्विपमेंट है हम उसको यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, है ना, कितना रिस्क है इन्फेक्शन होने का या फिर कितने चांसेस है वो जो है कंटामिनेट होने का, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। देखो इसके अंदर 3 तरीके के आर्टिकल्स या फिर आइटम आएंगे। एक आता है क्रिटिकल आइटम, नेक्स्ट आएगा सेमी क्रिटिकल, थर्ड आता है नॉन क्रिटिकल, ठीक है। तो देखो क्रिटिकल से ही समझ में आ रहा है कि ये जो है ना इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये बहुत ज़्यादा कंटामिनेट होगा आर्टिकल, है ना। देखो तो ये क्या बोला, इक्विपमेंट डेट एंटर स्टेलाइट टिश्यू या फिर ब्लड स्ट्रीम। इसके अंदर वो सारे आइटम्स आएंगे जो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है या फिर जो हमारे टिश्यूज़ है वहाँ तक पहुँच रहा है। तो ब्लड जा रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है तो कितना कंटामिनेट होने के चांसेस हैं, है ना। मान लो हमारी निडल है तो वो निडल क्या है, अंदर ब्लड के अंदर जा रही है ना, तो वो क्या है, क्रिटिकल आइटम है। तो यहाँ पे जो है स्टरलाइजेशन ही जो जरूरी है, हम इसको डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर आपकी नीडल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेमी क्रिटिकल। मीन्स क्रिटिकल तो है ये लेकिन क्या है, सेमी, कम है ये क्रिटिकल, है ना। ये जो है ज़्यादा कंटामिनेट जो है वो नहीं होंगे। तो ये जो है इक्विपमेंट डेट कम इन कांटेक्ट विद म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे नोज़ है हमारी, वेजाइना है ना, या फिर हमारा थ्रोट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक म्यूकस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना। तो वहाँ पर जो हमारे आइटम्स जा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, सेमी क्रिटिकल होते हैं। तो यहाँ पे जो है हम हाई लेवल का डिसइंफेक्शन यूज़ करेंगे और साथ में हम स्टरलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी, या तो आपने करना है हाई लेवल का डिसइंफेक्शन, है ना, लो लेवल नहीं करोगे, हाई लेवल डिसइंफेक्शन यूज़ करोगे, और स्टरलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हो एज पर नीड, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारी जो एंडोस्कोप है, लिरेंजोस्कोप है, ये जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं जा रहे लेकिन हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के जो है टच हो रही हैं, तो ये हमारे आते हैं सेमी क्रिटिकल के अंदर। फिर आते हैं नॉन क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल आइटम्स। तो नॉन क्रिटिकल से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो है ना कम कंटामिनेट होंगे, है ना। तो नॉन क्रिटिकल आइटम्स वो होते हैं जो हमारे कैसे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, इंटेक्ट स्किन के। इंटेक्ट स्किन मीन्स जहाँ पे कोई भी वुंड या फिर कोई भी कट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा बीपी कफ है, वो स्टेथोस्कोप है ना। तो ये हमारे इंटेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इनको लो या फिर इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन की नीड होती है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 3 आइटम्स थे, तीनों को जो है उनके रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के बेसिस पे हमने पता लगाया कि हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा ड्राई एंड स्टोर। मीन्स हमने उसको सुखाना है अच्छे से और इक्विपमेंट को जो है प्रॉपरली स्टोर करना है। तो ड्राई द इक्विपमेंट प्रॉपरली एंड स्टोर इट इन अ क्लीन एंड ड्राई एरिया, राइट। फिर इंपॉर्टेंस ये क्या करेगा, HAI मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा, पैथोजन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बायोफिल्म है वो रिमूव हो जाएगी। अब ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बायोफिल्म मीन्स जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोफिल्म, है ना। तो ये बायोफिल्म भी जो है रिमूव हो जाएगी, है ना। तो रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क जो है यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन या फिर स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये स्पॉल्डिंग जो है ना हमारे अमेरिकन फिजिशियन थे, जिन्होंने क्या किया, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करा, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन।
स्पॉल्डिंग की मैंने अब आपको यहीं पे करा दी, यही जो है ना हमारी क्लासिफिकेशन है स्पॉल्डिंग की, कि उन्होंने रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट्स को ना क्लासीफाई कर दिया कि वो क्रिटिकल है, सेमी क्रिटिकल है या फिर नॉन क्रिटिकल है। तो देखो, इट इज़ अ सिस्टम डेट गाइड हाउ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट शुड बी डिसइंफेक्टेड। मीन्स ये एक सिस्टम है जो हमें गाइड करता है कि हमें कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट किस तरीके उसको डिसइंफेक्ट करना है या फिर स्टेरिलाइज करना है, बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन। किसके बेस पे? ऑन द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कि वो इन्फेक्शन कितना कर रहा है, रिस्क कितना है उससे। ठीक है, तो ये हमारे पास आती है स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन। फिर डिटेल में समझा ही दिया है, जैसे इसने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, क्रिटिकल आइटम, सेमी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल। क्रिटिकल में हमने देखा कि हमें स्टेरिलाइजेशन ही करना पड़ेगा, इसके अंदर हमने हाई लेवल डिसइंफेक्शन यूज़ करना है या फिर स्टेरिलाइजेशन भी जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। नॉन क्रिटिकल में हमने लो लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल का जो है डिसइंफेक्शन यूज़ करना है। तो क्रिटिकल कौन से थे? जो हमारे स्टेराइल टिश्यू के अंदर या फिर बॉडी कैविटी या फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करते हैं। एग्जाम्पल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कार्डियक कैथेटर है, इम्प्लांट्स हैं या फिर नीडल्स है, मस्ट बी स्टेरिलाइज। इनको हमने जो है स्टेरिलाइज ही करना पड़ेगा। सेमी क्रिटिकल जो डेट कम इन कॉन्टैक्ट विद म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में ही आते हैं, बट डू नॉट एंटर स्टेराइल टिश्यू, मीन्स हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो है वो एंटर नहीं करते। एग्जाम्पल एंडोस्कोप है, लेरिंजोस्कोप, ब्लेड है, वेजाइनल एग्जामिनेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो हमने हाई लेवल डिसइंफेक्शन या फिर स्टेरिलाइजेशन जो है यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। नॉन क्रिटिकल के अंदर जो हमारे सिर्फ इंटेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आएंगे और लो रिस्क होता है यहाँ पे इन्फेक्शन का, बीपी का, स्टेथोस्कोप है या फिर बेड साइड टेबल है, और इसको हमने लो या फिर इंटरमीडिएट लेवल का डिसइंफेक्शन यहाँ पे यूज़ करना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी कि हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है ना। मीन्स यहाँ अगर हम इस तरीके से जो है क्या करेंगे, स्टेरिलाइजर डिसइंफेक्ट करेंगे इक्विपमेंट्स को, तो हमारा HI जो है प्रिवेंट हो जाएगा। ये हमें हेल्प करता है कि हम कौन सा मेथड जो है वो चूज़ करें, स्टेरिलाइज या फिर डिसइंफेक्शन का। इससे हमारे पास क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा। एंश्योर सेफ यूज़ ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, और मेडिकल इक्विपमेंट का जो है सेफ यूज़ यहाँ पे एंश्योर करता है ये। ठीक है, तो अब हमारा स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसको अच्छे से याद कर लेना और डू लाइक शेयर। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, बी हैप्पी, बी सेफ।